हम आपको सुजानपुर टिहरा के इस किले में लाए हैं। इन सब चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। या कईयों का कहना है कि यहाँ पर शाम के समय में अगर आप अकेले आते हैं तो आवाज़ें आती हैं घुंघरुओं की। अभी भी यहाँ कोई एक गुफा है जिसके अंदर अभी भी खजाना बचा है और वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं। और मेरे जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ ये राजा जो थे, इन राजा ने इनके हाथ काट दिए जो यहाँ के कारीगर। रात को 2:30 या 3 बजे हमारे दादाजी का मन मतलब ऐसे लगा कि कुछ अपघटित ऐसी घटना हो रही है कि ऊपर की कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। और यहाँ पे जब देखा तो माता की जो मूर्ति है वो उन चोरों के द्वारा, हमारा यहाँ का प्रांगण है मंदिर का बाहर तक पहुँच गई है, पर गेट से बाहर नहीं पहुँच पा रही थी, भारी हो गई मूर्ति की। स्वागत है आप सभी का अनंत ज्ञान में और मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुजानपुर टिहरा के किले में। इस किले की खासियत आप सभी जानते ही होंगे कि अपने आप में उसको उकेरा गया है। सुजानपुर के किले के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये एक बहुत बड़ा खुला सा ग्राउंड है। और कहा ये भी गया है और हमने सुना भी है कि जो पीछे आप देख रहे हैं ये जितने भी डोर्स हैं, जो ये खिड़कियां बनी हैं, यहाँ पर दरबार लगता था। और उसके ठीक सामने जो है वो राजा अपना दरबार लगाते थे। चाहे वो कोई भी राजा रहे हैं इस वंश के, तो वो अपना दरबार लगाते थे। और इस दरबार का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो आप देखेंगे बाहर, जो मैंने आपको गेट्स दिखाए हैं। गेट बहुत सुंदर है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि पूरे 24 राजा यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर जो है वो दरबार लगता था। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इस जो किले की मजबूत दीवारें हैं वो अपने आप में इस ऐतिहासिकता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शानदार किले इसकी बुर्ज स्थिति और इसकी सशक्त सुरक्षा को भी और उसके डिज़ाइन को दर्शाता है। किले का निर्माण और देखा भी ऐसा गया है कि इस किले का जो निर्माण है वो ऐसे स्थान पर किया गया है जहां आसपास का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ तो आपको बिल्कुल ब्यासा बहुत सुंदर दिखाई देगी, बिल्कुल नीचे की तरफ आपको ब्यासा दिखेगी, और एक तरफ आपको सुजानपुर का जो ग्राउंड है यहाँ से बिल्कुल ठीक नीचे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। तो इस किले का जो निर्माण किया गया है तो बीचों बीच ये किला है। एक तरफ आपकी ब्यास बहती है, एक तरफ आपका सुजानपुर टिहरा है और खुले आसमान के नीचे गौरी शंकर का मंदिर जो अष्ट धातु से बनाया गया है और उसके ठीक ऊपर ठीक सामने माँ चामुंडा का मंदिर है। तो आज हम आपको सुजानपुर टिहरा के इस किले में लाए हैं। इन सब चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे और दर्शन करवाएंगे उस अष्टभुजा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती गौरी शंकर मंदिर जो बताया गया था उसका ये प्रांगण है। और यहाँ हम पंडित जी से बात करेंगे कि इस
मंदिर की क्या खासियत है और इस मंदिर में जो अष्टधातु के शिव और पार्वती विराजमान हैं, वो भी कमल के फूल पर, उनकी अपनी क्या कथा है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूँ, ये यहाँ पर एक मूर्ति है जिसके हाथ नहीं है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये मूर्ति अपने आप में क्या बयान कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, अंकित दीक्षित जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और इस किले का भी थोड़ा सा इतिहास अगर ये हमें बता सके। तो सबसे पहले अंकित जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अनंत न्यूज़ का यहाँ सुजानपुर के गौरी शंकर मंदिर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि 18वीं शताब्दी में ये कटोच राजवंश के द्वारा ये मंदिर और ये जो किला है ये स्थापित किया गया था। जो राजा संसार चंद और उनके वंशज थे वो इस गौरी शंकर मंदिर को अपने जैसे गृहस्थ पूजन के लिए प्रयोग करते थे। जैसे हमारे घर में हम सभी ने मंदिर बनवाया होता है, तो वैसा ये यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया था। तो ये एक तरफ नीचे किला है, एक तरफ आपका ये गौरी शंकर का मंदिर है, तो दोनों ही बराबर एक ही टाइम पे बने हुए हैं ये? पहले किला स्थापित हुआ था, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे रहने लगे तो उसके बाद उन्होंने मंदिर की स्थापना की और उसके बाद यहाँ पे और भी कई मंदिर बनाए गए। जैसे यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, फिर सुजानपुर में मुरली मनोहर मंदिर है, नरुदेश्वर मंदिर है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नरुदेश्वर मंदिर है और जो ये गौरी शंकर मंदिर है ये बिल्कुल एक तरीके से बनाया गया। तो ये किला 1750 ईस्वी के अराउंड बताया जाता है। तो उस टाइम पे ये किला इसी तरह का था, क्योंकि बहुत सारे इसमें झरोखे हैं, इनको बहुत नाम भी दिए गए हैं। ऐसा है कि उस समय तो ये किला बड़ा सुंदर था और ये जो है अभी 1905 का जो भूकंप हुआ था उसमें मतलब ये जो किला है ये मतलब मंदिर बच गया है, बाकी किला ये सारा तहस नहस हो गया। बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही है। थोड़ी सी मतलब ASI के अंडर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, तो थोड़ा मतलब ये लगभग कोई 10 साल पहले की बात है। काम चला कोई 3-4 साल, अब काम बंद है। तो खुदाई भी हुई। यहाँ 1905 का जो भूकंप था तो उसमें मतलब 2-2 मंजिलें मिट्टी भरी हुई थी। तो यहाँ पे उस तरफ भी ये बंद किया है लोगों का जाना, क्योंकि थोड़ा खतरा है। तो खुदाई भी हुई है, तो काम तो उस समय चला पर अब बिल्कुल बंद हो गया। पर जो आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही था। आप खुदाई की बात कर रही हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि कहते हैं कि अभी भी यहाँ कोई एक गुफा है जिसके अंदर अभी भी खजाना बचा है और वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं। सच्ची सी बात बताऊँ तो मेरे को यहाँ रहते लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए, 20-22 साल हो गए। पिताजी हैं यहीं रहते हैं, पहले दादाजी थे। तो मैंने ये पूरा घूम के रखा है, मुझे तो कोई गुफा नहीं मिली। सच्चाई बात है, मैं सबको यही बताता हूँ, बिल्कुल सच्चाई। कहा जाता है कि रानी की गुफा, हाँ सुजानपुर में रानी की एक गुफा है, वहाँ पर रानी जो है वो अपने स्नान वगैरह के लिए जाते थे। परंतु यहाँ से मैंने सुनी सुनाई बात तो मेरे पास भी है, पर मैंने कभी नहीं देखी या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि यहाँ से कोई गुफा है और सीधी सुजानपुर की ओर जाती है। ये बस एक अनुमान प्रमाण कहा सकता है, अनुमान है, सुनी सुनाई बात है। ये मिथक भी बोल सकते हैं, ये सुनी सुनाई बात है पुरानी। हाँ, क्योंकि हम मंदिर देख रहे थे ना, तो मंदिर में बड़ी सारी कलाकारी करी हुई है। जब भी मैं घूम रही थी अभी, तो बड़ी प्यारी सी चीज़ें, छोटी छोटी कहीं फूल पत्तियाँ बनी हैं, तो उस वक्त की बनी, क्योंकि इसका अभी तक जहाँ तक देख रहे हैं इसका रेनोवेशन नहीं हो पाया। इसका रेनोवेशन कोई नहीं हुआ। ऐसा है कि इसको कांगड़ा पेंटिंग कहा जाता है, कांगड़ा शैली भी कहा जाता है। तो उसी समय की पत्तियाँ आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उसी समय की पत्तियाँ हैं, उसी समय पर। अब जो है इसका थोड़ा मतलब रेनोवेशन की ज़रूरत बड़ी है इसकी। तो एप्लीकेशनें जाती हैं, जैसे यहाँ पे ASI के वर्कर हैं वो भी यहाँ से लिख के दे देते हैं। अब बाकी तो सरकार कितना यहाँ पे काम करेगी वो उन पे है, और जो बाकी बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो करेंगे तो ही होगा। जो यहाँ पे वर्कर है वो तो यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं, मैं लिख के भेज सकता हूँ। बाकी रेनोवेशन की तो ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि जो आपको मैं पेंटिंग की बात कर रही हूँ, तो जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसके हाथ भी काटे गए थे। हाँ, तो वो कौन थे और कैसा रहा वो सब? ऐसा है कि उनके बारे में मैंने सुना हुआ है कि
अब जैसे परदादा जी थे, वो हमारे पिताजी को दादाजी थे, वो बताते थे। तो कहा जाता है कि 2-3 महीने तो वो काम ही करते रहे। इसका जो जैसे हम घर बनाते हैं तो तैयार करते हैं, तो वो उसी को तैयार करते रहे, सॉल्यूशन वगैरह जो भी तैयार करते रहे। उस समय का सॉल्यूशन होता था, सीमेंट यूज़ करते नहीं थे, चूना, दाल वगैरह वगैरह जो भी डालते थे। तो कहते हैं कि उस समय राजा जो थे, हर राजा ऐसा ही करते थे कि दोबारा नहीं बना सके ऐसा। और मेरे जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ ये राजा जो थे, इन राजा ने इनके हाथ काट दिए जो यहाँ के कारीगर थे। उसके बाद ये मतलब मैंने सुना हुआ है कि उसके बाद ये यहाँ से राजस्थान में गए थे और बिना हाथों से वहाँ पे भी एक भवन बनाया। फिर ये भी सुना जाता है कि वहाँ पे उनका सर कलम कर दिया गया। तो अपनी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो बाहर नहीं मतलब लेके जाना चाहते होंगे, इसी वजह से उनके हाथ काट दिए। हाँ, राजा लोग ये करते थे कि जो हमने बनाया कोई और ना बना सके, यही था इनका। बात बिल्कुल सही। बात तो वही है कि जो इन्होंने किया, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं वो मूर्ति, वो भी पूरी नक्काशी हुई है, वैसे ही बिना हाथ की वो मूर्ति सारी वो बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि ये जो किले के पूरे दरवाजे हैं, हम गेट से आए, अंदर पूरा है, एक तरफ को सब कुछ है, तो यहाँ अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि जैसे एक तरह से झरोखे बने हैं ना कि निगरानी रखने के लिए, तो वो कितना एरिया था उस टाइम पे? क्योंकि पहले ही अभिचंद के पास था, फिर ही आपके दूसरे राजा के पास, संसार चंद के पास आ गया, तो उस वक्त का कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपने मूर्तियों की बात की, अब मूर्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। मूर्तियाँ बनी है अष्ट धातु, मतलब 8 धातुओं को मिलाकर बनी, और उसी समय की मूर्तियाँ हैं। जो ये मूर्ति हैं अष्ट धातु की बनी हुई हैं और उसी समय की हैं। अच्छा, आपने ये जो आप बात कर रहे हैं, जो दरवाजे बने हुए हैं, दरवाजों से बात बताऊं तो सबसे पहला तो आप हमीरपुर से आए ना, तो एक कहा जाता है कि संकट मोचन द्वार। तो हमारे दादाजी बताते थे कि उन्हें भी दादा परदादा बता रहे हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि जो प्रथम द्वार था सुजानपुर नगरी का, जो बोलते हैं प्रथम द्वार, तो वो था। उसके बाद राजा जो यहाँ पे आपने बड़े बड़े 2 द्वार देखे होने आप जब आए होने यहाँ से। उसके बाद क्या था कि ये सामने एक किला बना हुआ है, इसको बारादरी के नाम से जाना जाता है। जो राजा संसार चंद थे वो मतलब बहुत सी रियासतों के राजा थे, उनको महाराजा कहा जाता था। तो कहते हैं जो सामने जो एक बिल्डिंग है बारादरी, कवर करिएगा आप जरूर, तो उसको आप बारादरी कहते थे। कि दरवाजे थे वहाँ पे 24 राजा जो महाराजा के अंडर रहते थे वो बैठते थे वहाँ पे। और राजा जो था जब वो इकट्ठे, और दरबार भी वहीं पर लगता था राजा का। तो ये वो 12 दरवाजे हैं, 12 एक तरफ हैं, 12 दूसरी तरफ है, और 24 है, और 25 में राजा बैठते थे। मतलब 25 रियासतों के राजा महाराजा जी, हमारे संसार चंद जी यहाँ पे दरबार लगाते थे। जैसे मैं बात करी थी ना चौकियों की, पूरी देख रेख कैसी होती थी, कितना एरिया उनके पास उस वक्त पे रहा अच्छा, था? आप चौकियों की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि राजा जो थे, अब राजा लोग जब भी अपने किले भवन वगैरह बनाते थे तो सुरक्षा को जरूर देखते थे। हाँ। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे बीच में को हमारी पहाड़ी भाषा में खड बोलते हैं, तो खड के उस पार देख सकते हैं चौकियाँ बनी हुई हैं प्रत्येक। वहाँ पे संकट मोचन के द्वार के सामने भी है एक चौकी, यहाँ पे सामने बिल्कुल चौकियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो चौकियाँ बनाई गई थी, जैसे मान लो कोई आक्रमण ही कर दे, अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि भारत का देश है, एरोप्लेन से उसे रॉकेट ड्रोन लगा दिया, अब तो साइंस है। पहले तो चल के जाते थे, घोड़े आते थे, हाथी आते थे। क्या करते थे, वहाँ से संदेश दे जाते, जैसे ढोल नगाड़े इत्यादि बजा के मतलब सतर्क कर दिया जाता था कि यहाँ पे कोई खतरा है, या कोई और सूचना भी वैसे दी जाती थी। तो ये चौकियाँ बनाई गई, आप देख सकते हैं, उधर भी बनी है, एक उस तरफ बनी है, ऐसा है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा भी था कि सारी इस तरफ से पूरा कवर्ड हुआ होता है, और एक राजा अपने साम्राज्य को सशक्त करने के लिए हर जगह पे चौकियाँ लगाता है, और उस चौकियों के करीब एक पानी वाला रास्ता ज़रूर होता है, ताकि उन्हें वहाँ से आने में और जाने में वो थोड़ा समय लग जाए, ताकि वो अपना जो सूचना है कि कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको वहाँ तक वो पहुँचा सके। चलिए मैं आगे बढ़ूँगी। इसके साथ एक और मंदिर ऊपर भी है जहाँ से, तो ये मंदिरों की देख रेख जैसे यहाँ आप करते हैं, ऊपर कोई और करता होगा, तो इन मंदिरों में अपनी क्या खासियत है इनकी?
देखिए, सबसे पहले तो हमारे इधर गौरी शंकर मंदिर में जहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, हमें सेवा का मौका मिला है। यहाँ पे एक मंदिर है चामुंडा माता जी का। चामुंडा माता जी का मंदिर है। ये जो थी यहाँ पे कटोच वंश की कुल देवी थी। अभी भी जो वंशज हैं, ऐश्वर्य जी हैं, लंबा गांव में रहते हैं, वो शरद नवरात्रे में यहाँ पे एक हवन, यज्ञ हवन करने जरूर आते हैं। और यहाँ पे जो सेवा है वो करते हैं लोग, यहाँ से हैं, पंडित जी हैं, लोकल ही हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे पूजन करने, सुबह शाम आते हैं। तो उनका यहाँ पे रहने का नहीं है, हमारा चलो यहाँ पे रहने का है, तो वो सुबह शाम आते हैं यहाँ पे। तो अब एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि इस मंदिर में जो महादेव और पार्वती हैं, उन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो एक कमल के फूल के ऊपर खड़ी हैं, जो अष्टधातु से बनी है और वो बहुत सुंदर है। और एक कथा हमने ये भी सुनी थी कि माँ पार्वती को जब चुरा के लेके जाया जा रहा था तो यहाँ के पंडित को सपना हुआ था। हाँ जी, तो वो कथा सुनाइए सर। ऐसा हुआ कि मतलब मेरा जन्म अभी नहीं हुआ था, पर मेरे को दादाजी ने बताया। और दादाजी के साथ ये घटना हुई। हमारा सुजानपुर शहर में हमारा घर है अपना, मतलब मेरे दादाजी के समय का घर है। पहले हम वहाँ पे रहते थे। सुबह शाम जैसे इस मंदिर के लिए पंडित जी आते हैं, हम भी वैसे आते थे। तो क्या हुआ कि मेरे माताजी भी बताते थे हमें कि रात को 2:30 या 3 बजे हमारे दादाजी का मन मतलब ऐसे लगा कि कुछ अपघटित ऐसी घटना हो रही है कि ऊपर की कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। उन्होंने बोला मेरे माताजी को, चाय बनाओ, मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने चाय पी और ऊपर पैदल ही आ गए जी। मतलब ये 2.5 किलोमीटर है, तो पैदल आ गए वो। और यहाँ पे जब देखा तो माता की जो मूर्ति है वो उन चोरों के द्वारा, जो हमारा यहाँ का प्रांगण है मंदिर का बाहर तक पहुँच गई है, पर गेट से बाहर नहीं पहुँच पा रही थी। उनसे भारी हो गई मूर्ति, कहते हैं। अब दादाजी तो अकेले आए। अब उन चोर तो यही सोचा कि गांव वाले आ गए, वो चिल्लाए जब, तो वो भाग गए, इधर से भागा, कोई उधर से भागा। पर दादाजी को सपना जरूर हुआ था कि कुछ ना कुछ अपघटित होने जा रहा है यहाँ पे। तो वो सुजानपुर से पैदल ही रात को 2:30-3 बजे सुबह आ चुके थे। तो उन्होंने जब आके देखा, फिर बड़ी मुश्किल से पूजन वगैरह किया, तो दोबारा वहाँ पे स्थापित की गई और उसके बाद पूजन दोबारा से किया गया। तो ऐसा मतलब मेरी माताजी, मतलब ये तो हमारी माताजी ने खुद बताया हमें कि दादाजी गए थे। दादाजी भी थे जब हमने होश संभाला, तो दादाजी थे। तो दादाजी भी खुद बताते थे। तब हम यहाँ पे रहने लग पड़े उसके बाद। तो इतनी कहानियाँ सुनकर कि दादाजी उस टाइम से रहे हैं, यहाँ मंदिर है, अभी इस वक्त अगर आप ये चीज़ें सोचते हैं तो कैसा लगता है कि अगर हम खुद वैसे उसमें देखते कभी? तो मैं तो जी अपने आप को परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भगवान गौरी शंकर की सेवा का मौका मिला है। कि ऐसा मौका कितने जन्म लेंगे तब भी नहीं मिलता है। तो मैं तो परम सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसा कुछ, अब वो उनके साथ ऐसा हुआ, वो उनका यहाँ के, मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि हम यहाँ पर जब से मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, एक ना जैसे परिवार के साथ प्रेम होता है ना, हमें भगवान के साथ परिवार वाला प्रेम है जी। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई हम पूजन कर रहे हैं, या हमें परिवार, भगवान गौरी शंकर जी परिवार की तरह लगते हैं कि हम जो अपने आप को खाएंगे पहले भगवान को भोग जरूर लगाएंगे जी। जो हम अपने आप को बाजार से कपड़े लेने भी जाएंगे तो भगवान के लिए वस्त्र जरूर लेके आएंगे। तो हम परिवार मानते हैं भगवान को भी। तो अभी हमारे साथ अक्षय दीक्षित जी थे, अंकित दीक्षित जी थे हमारे साथ। तो इन्होंने सारी बात बताई है कि किले का किस तरह से ये सब चीज़ें अब तक देख पा रहे हैं और मंदिर की देख रेख कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो दीक्षित साहब, आपसे बात किया हमें अच्छा लगा और आपने हमारे साथ जानकारी दी है, और एक अहम जानकारी जो कि यहाँ पे खजाना नहीं है, वो आपने उस चीज़ का खंडन किया है। मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ जी। मेरे को 20-22-25 साल हो गए यहाँ पे रहते। मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूँ कि यहाँ पे कोई आवाज़ें आती हैं, सुना होना आपने, बहुत सी वीडियो आती हैं। हाँ, जंगली जानवर हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से 1 महीना पहले, यहाँ पे वो बोलते हैं, हमारी भाषा में मिर्ग बोलते हैं, जानवर हैं। पर ये भूत प्रेत का चक्कर मुझे आज तक नहीं दिखा। कि सूर्यास्त के बाद कहते हैं आवाज़ें आती हैं अंदर, मुझे नहीं आई आज तक, मेरे पिताजी को नहीं आई आज तक।
ये सब वीडियो का कमाल है कि बोल रहे हैं कि आवाज़ें आती हैं, पर नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल पूर्ण रूप से और खंडन करता हूँ कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं। नहीं तो आप देखो यहाँ पे हमारा घर अकेला है, हैं तो हम भी हाँ। इंसान, भगवान तो हम भी नहीं हैं। हम्म। तो मैं तो ये सीधी-सी बात बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं। यहाँ पे वर्कर भी रहते हैं, एएसआई का मतलब हर समय 2 वर्कर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो हमने तो कोई आवाज़ आज तक नहीं सुनी। हाँ, जंगली जानवर वगैरह वो तो जंगल है, वो तो होंगे ही होंगे। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय गौरीशंकर जी। निकला हुआ है और यहाँ से अगर आप पूरा एरिया अगर आप एक बार देखेंगे तो ये पूरा एरिया जिसमें आप पूरी पहाड़ियाँ देख रहे हैं और इस पहाड़ियों के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो इस पहाड़ी के ठीक सामने जो है वो चौकियाँ बनाई गई थी 1, 2 और 3। अगर आप देख पा रहे हैं तो वो 3 चौकियाँ थी जिसमें से कभी भी अगर इन फ्यूचर आक्रमण होता था तो इन चौकियों जो मौजूद रहते थे सैनिक तो वहाँ से वो एक संदेश भेजते थे कि कोई आक्रमण होने वाला है तो वो इन खड्ड के रास्ते से, जहाँ ये बीच में व्यासा नदी बहती है उसके साथ ही खड्ड है, तो उस खड्ड के रास्ते से होते हुए वो आक्रमण होते थे। तो वो वहाँ पर के जो सैनिक हैं वो हमें संदेश यहाँ देते थे कि इस तरह से वहाँ आक्रमण होने वाला है। तो 3 चौकियाँ वहाँ पर बनाई गई हैं और उसके ठीक साथ में अगर आप देखेंगे तो सामने बिल्कुल एक व्यासा बहुत ही खुले रूप में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और सोचिए उस वक्त का वो मंजर जब त्रासदी हुई थी, उस वक्त यहाँ से देखने पर ही ये इतना अच्छा लग रहा है, तो उस वक्त इसका मंजर कितना भयानक रहा होगा अपने आप में ही कि उस वक्त जो सब आया था, पानी इतना ज़्यादा था, सिल्ट आई थी, लकड़ी सब बह के आई थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अपने इतिहास से